देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोक-झोंक तो सदियों से चली आ रही है ना? लेकिन एक और प्रथा है जो हमारे दादी नानी के जमाने से अब तक चलती ही आ रही है, और वो है सब्जी की अदल बदल। जब तक एक दूसरे के घर में सब्जी की अदल बदल नहीं हो जाती, तब तक खाने का मजा कहाँ आता है। और यही प्रथा का चलन मिश्रा परिवार में भी है, जहाँ ज्योति और वर्षा एक दूसरे के साथ रोज सब्जियों की अदल बदल करती आई हैं। वर्षा, खाना बन गया है क्या? बस भाभी आई, दाल में तड़का ही लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है, 10 मिनट के बाद नीचे ले आना दाल, ठीक है? ठीक है। अरे क्या चल रहा है? अरे आइए ना आंटी, बैठिए। हाँ बैठ जानकी। अरे तेरी रोज आवाज आती है। हमारे घर भी वर्षा सब्जी बन गई ना, नीचे ले आ। हाँ, हम दोनों घरों में ना रोज सब्जी की अदल बदल होती रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के जमाने में भी तेरी बहुएं रोज अदल बदल कर रही हैं, रिश्ता निभा रही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ सच में। ये लीजिए आंटी, आज मैंने कोफ्ते बनाए हैं, खाकर देखिए। अरे तू तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती है ज्योति बहू। वाह, कोफ्ते तो बहुत ही अच्छे हैं सच में। भाभी दाल बन गई है, लीजिए। अरे वर्षा, तू क्या लाई है, दिखा तो। आंटी मैं दाल लाई हूँ। ज्योति के कोफ्ते तो एक नंबर है सच में। मेरी दाल भी अच्छी बनी है आंटी जी, खाकर देखिए। अब कोफ्ते खाने के बाद दाल कौन खाता है भला? तो ज्योति को ही दे दे। अब मैं चलती हूँ। ज्योति, तेरे हाथ में तो जादू है सच में। थैंक यू आंटी। खाना तो मैं भी स्वाद ही बनाती हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, पर आंटी को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद आया। ये कोफ्ते ना आज भी कच्ची लग रहे हैं। इसमें कौन सी खास बात है जो इतनी तारीफ कर रही थी जानकी आंटी? अब बस रहने दो। ये दाल को देखो जरा, कैसे पानी तैर रहा ऊपर। तुम्हारी शादी के इतने वक्त बाद भी अभी तक सिंपल सी दाल बनानी नहीं आई तुम्हें। ये कोई सिंपल सी दाल नहीं है भाभी, ये तड़का दाल है। अब मुझे कह रही हैं, अभी तक आपको सिंपल दाल और तड़का दाल में फर्क भी समझ में नहीं आया। फर्क की बात तो तुम मत ही करो वर्षा। उस दिन माँ जी इसने उपमा में कड़ी पत्ते की जगह नीम के पत्ते डाल दिए थे। अरे वो तो मुझसे गलती से डल गए थे। अरे बस करो तुम दोनों अच्छा खाना बनाती हो, जानकी को क्या पता। उसकी बातों में आकर एक दूसरे से लड़ाई मत करो। अभी चलो खाना लगा दो। ज्योति, आकाश भी आता होगा। ज्योति और वर्षा के बीच अब एक चिंगारी तो जल ही चुकी थी, जिससे वो धीरे धीरे जल रही थी, और इसी जलन में दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में लग गई थी। भाजी देखिए, आज मैं क्या लेकर आई हूँ। क्या बनाया है वर्षा? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। माँ जी, आप खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। आज मैंने छोले कुलचे बनाए हैं, वो भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल। अरे वाह ज्योति, देख तो वर्षा क्या लाई है, पंजाबी स्टाइल छोले। अरे तुम्हें बनाने आते हैं? मुझसे रेसिपी पूछ लेती, मैं अच्छे से बता देती। ऐसा लगता है कि तुमने मसाले कम डाले हैं। मैंने सारे मसाले अच्छे से डाले हैं। और आपसे रेसिपी क्यों लूं? आपने जो अगली बार छोले बनाए थे ना, उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कोई बीमारों वाला खाना खा रहे हैं। अगली बार के छोले तो मेरे घर में सबने प्लेट चाट कर खाए थे। अब तुमसे नहीं बन रहे तो तुम मेरे छोलों के बारे में ऐसे बात कर रही हो? मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये लीजिए छोले कुलचे। रुको, आज मैंने बेसन की सब्जी बनाई है, लेती जाओ। रवि को तो बहुत पसंद है मेरे हाथ की बेसन की सब्जी। हाँ पसंद है, लेकिन अब ना वो मेरे हाथ की बेसन की सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं। वो क्या है ना, आपकी बेसन की टिक्कियों का स्वाद अच्छा नहीं आता। अरे बस करो दोनों, ये क्या लगा रखा है? ये कच्चा है, इसमें मसाला नहीं। ये क्या कोई मास्टर शेफ चल रहा है कि एक दोनों के खाने के बारे में नुक्स निकाल रही हो? अब एक शब्द और कहा ना तो मैं। अरे बस मैं जा ही रही थी ऊपर। ये लीजिए छोले कुलचे। ये लो बेसन की सब्जी। पता नहीं क्या हो गया है दोनों को। ज्योति और वर्षा अब एक दूसरे को ताना मारने का और एक दूसरे के खाने में से नुक्स निकालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे वर्षा सुन तो, आज सारा खाना नीचे ही ले आना। आज संडे है ना, तो सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी। ये सही है माँ, एक दिन तो मिलता है, सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हाँ, आज तो वर्षा ने कचौरियाँ बनाई होगी। मुझे बहुत पसंद है उसके हाथ की कचौरियाँ। ज्योति को भी बहुत पसंद है ना ज्योति? हाँ ठीक ही होती है, लेकिन मैंने ना अब एक नई रेसिपी सीखी है कचौरियों की। उससे खाओगे ना तो उसके बाद कोई कचौरी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी।
आप चाहे जितनी भी कचौरियाँ बना लीजिए भाभी, मेरे हाथों जैसी तो बना ही नहीं पाएंगी, क्यों भैया? हाँ वो बात तो है। लाओ कचौरिया। हाँ कुछ चीज अच्छी बना लेती हो। कुछ चीज मतलब? मैं सब कुछ अच्छा ही बना लेती हूँ। आप खुद की बात करिए ना। कल कैसे करेले बनाए थे, मुझे तो फेंकने पड़ गए। क्या तुमने मेरे बनाए करेले फेंक दिया? देखा माँ जी कैसे ये मेरे खाने को बाहर फेंक रही है। मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ और ये है कि उसे बर्बाद कर देती है। अब अच्छे नहीं लगेंगे तो और क्या करूँगी मैं? ठीक है, खाना तो मुझे भी तुम्हारा पसंद नहीं आता। आज से मैं भी तुम्हारे हाथ का खाना काम वाली को दे दूंगी। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं आज की बात यहाँ कुछ लाऊंगी ही नहीं। हाँ तो मांग भी कौन रहा है कि यहाँ ले आओ? मत लाना कुछ भी यहाँ आज के बाद। मैं भी कुछ नहीं बनाऊंगी आज के बाद तुम्हारे लिए। हाँ तो कौन खाना चाहता है आपके हाथ का खाना? वैसे भी जा रही हूँ मैं। जाते जाते अपनी कचौरियाँ भी लेती जाओ। चलो रवि, आज के बाद हम ऊपर ही खाना खाएंगे। अरे पर हमने क्या किया? मुझे वो हलवा खाना था। और मुझे वो कचौरी। तुम चल रहे हो या कचौरी भी मैं किसी और को दे दूं? और तुम आकाश चुपचाप ये हलवा खाओ, समझे? हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा जानकी। ज्योति और वर्षा के बीच ये पहली बार हो रहा था कि उन दोनों ने एक दूसरे से सब्जी की अदल बदल करना छोड़ दिया हो। दोनों अपने गुस्से में अपने पतियों को भी सजा दे रही थी। अरे आज एक ही सब्जी है तो कल सुना नहीं था क्या कि आज के बाद दोनों घरों में अदल बदल नहीं होगी? अरे रोज दो सब्जियां और अलग अलग खाना हुआ करता था और अब ये खाना खा रहे हो या ये भी मैं लेकर जाऊं? अरे अरे नाराज क्यों हो रही हो? खा रहा हूं ना मैं। लड़ाई इन दोनों ने की है और सजा हम तीनों को मिल रही है। ऊपर रवि का भी यही हाल होगा। अरे दाल चावल है और सब्जी रोटी। अब जो है यही है। आज से हम सब्जी की अदल बदल नहीं करेंगे। अब यही खाओ, दाल चावल। अरे पर सब्जी रोटी होती तो? हाँ हाँ, एक काम करो, तुम भी ना नीचे ही जाकर खाना खा लो। मैं कल से खाना बनाना ही बंद कर देती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो बहुत पसंद है दाल चावल। ज्योति और वर्षा दोनों गुस्से में अदल बदल तो नहीं कर रही थी, लेकिन अब इतने दिनों बाद एक दूसरे के खाने को मिस बड़ा कर रही थी। वाह क्या खुशबू आ रही है वर्षा के घर से। लगता है कचौरियाँ बन रही है। हाँ खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है। मुझे भी बहुत पसंद है वर्षा के हाथ की कचौरी। क्या हुआ बहू, मन में क्या सोच रही है? नहीं कुछ नहीं। कहाँ खुशबू आ रही है? आप भी ना माँ जी बस कुछ भी कहती रहती हैं। कचौरी तो मैंने बना दी है, लेकिन ज्योति भाभी की वो खट्टी मीठी चटनी के बिना मज़ा नहीं आएगा कचौरी खाने में। अब क्या करूं, उनसे कह भी तो नहीं सकती। वर्षा और ज्योति अब एक दूसरे के खाने को मिस कर रही थी, पर गुस्से में थी तो एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अरे ज्योति बहू, क्या बना रही है? कुछ नहीं आंटी, बस टिंडे की सब्जी। टिंडे की सब्जी कौन खाता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन आपको पता है ना वर्षा इस तरह टिंडे की सब्जी बनाती है कि आप उंगलियां ही चाट जाओ। हाँ ज्योति सच कह रही है, वर्षा सच में बहुत अच्छी टिंडे की सब्जी बनाती है। पर तेरे हाथों में तो बड़ा स्वाद है। वो जो उस दिन तूने पकोड़े भेजे थे इतने अच्छे थे कि क्या बताऊं। हाँ हाँ, वैसे पकोड़े तो बाजार में भी नहीं मिलते। अब ज्योति के हाथ में है ही जादू। वर्षा तू भी कुछ सीख। वर्षा को सीखने की कोई जरूरत नहीं है आंटी, वो इतनी अच्छी चीजें बनाती है कि मैं तो सोच भी नहीं पाती। एक बार इसने बचे हुए चावलों की बिरयानी बनाई थी, क्या लाजवाब थी। अरे पर तू। नहीं आंटी मैं कुछ नहीं, मैं ये बात स्वीकार करती हूँ कि वर्षा मुझसे अच्छा खाना बनाती है। नहीं भाभी, आप मुझसे बेहतर हैं। इतने दिनों से आपके हाथ की सब्जी नहीं खाई तो मेरा तो पेट ही नहीं भरता। हाँ मुझे भी ना खाना अधूरा अधूरा सा लगता है। जानकी अब मुझे लगता है कि तुझे जाना चाहिए। आज ना हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ हाँ, मेरा क्या काम है देवरानी जेठानी के बीच में। मैं तो बस ये कह रही थी कि आंटी अब सब्जी खाइए, अब हमें कुछ नहीं सुनना। वर्षा चल सारा खाना नीचे लेकर आ जा, आज हम सब अदल बदल करके खाना खाएंगे। जानकी आंटी, आपको भी करना है अदल बदल सब्जियों का? अरे छोड़ना वर्षा, पहले ये खाना बनाए तो सही, फिर करेगी अदल बदल। औरत की इच्छा उसे कहां से कहां पहुंचा देती है। आज इस जेल की चार दीवारी के बीच मैं अपने अतीत को याद करती हूँ। हे करण, देखो लंदन कितना सुंदर है ना। काश हम लोग भी लंदन घूमने चलते।
मेरे अरमान हमेशा काफी ऊंचे रहे, लेकिन करण की कमाई जो उसे पूरा करने में नाकाम रही। मेहनत वाले तो मेहनत ही करते रह जाते हैं, फिर बुढ़ापे में क्या करना है। मुझे तो लंबी गाड़ियां, फॉरेन टूर्स और महंगे ज्वेलरी कपड़ों का शौक था। मैं बस किसी तरह से वो सब पाना चाहती थी। एक दिन अखबार में, वाह क्या बात है, सिर्फ 2 घंटे काम करें और 20,000 महीना कमाएं, अभी फोन करती हूँ। मैं तैयार होकर तय जगह मिलने जाती हूँ, जहाँ एक सजी धजी औरत मुझे अपने बॉस के कैबिन में ले जाती है। हाँ, कोई कंप्यूटर वर्क लिखा था उसमें। मैं सुनते ही खड़ी हो जाती हूँ। छी, ये सब, अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को अच्छे घर की औरतों को ये काम ऑफर करते हुए। मैं भी कैबिन से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर निकलते ही वो औरत जिसने मुझे कैबिन तक पहुंचाया था, वो अपनी लंबी कार में बैठने ही वाली होती है कि मुझे देखकर मेरे पास आ जाती है। अरे क्या हुआ, ज्वाइन किया आपने? शट अप, ऊट पटांग काम को मैं ज्वाइन नहीं करती। मैं अच्छे घर की औरत हूँ, समझी? अरे अच्छे घर के तो हम भी थे, लेकिन जरूरतें हैं कि पूरी ही नहीं होती थी। और फिर वक्त ही कितना है, 5-10 साल में बुढ़ापा। हाँ तो क्या मतलब मैं ऐसे काम करूँ? छी, कभी नहीं। देखो एक और रास्ता है जिससे तुम ऐसे काम भी ना करो और पैसों की बारिश झमाझम। अच्छा जी, ऐसा क्या काम है? देखो, हमारे यहाँ कई क्लाइंट्स आते हैं जिनकी पसंद कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं। तुम बस ऐसी लड़कियों को बहला फुसला कर हमारे पास लाओ, काम होते ही लाखों ले जाओ। मन बदला तो कॉल करना, ये लो मेरा कार्ड। मैं उसकी बात सुनकर घर आ जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ, बुराई क्या है, कौन सी मेरी इज्जत जा रही है, करना ही क्या है, बस लड़कियां ही तो पहुंचानी है। फिर क्या शानो शौकत थी उस लड़की की, लंबी कार, महंगी ज्वेलरी। हाँ, वो एक काम मिला है, बच्चों का ब्रांड का, उसी का एंडोर्समेंट करवाना है। अच्छा पैसा दे रहे हैं और घर से काम करना है। हाँ, यही सोचकर हामी भरी है, देखो आगे क्या होता है। करण को तो अंदेशा भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, और शायद मुझे भी इस काम के अंजाम का अंदेशा नहीं था। सुनो, मुझे मंजूर है काम। गुड स्मार्ट वुमेन, हम लोगों को 16 साल की लड़की चाहिए। क्लाइंट है 50 साल का, उसकी रिक्वायरमेंट आई है। तो समझ गई ना, काम जितनी जल्दी होगा पैसा भी उतनी जल्दी अकाउंट में आएगा। ठीक है। अब मेरे देखने, समझने और लोगों से बात करने का तरीका ही बदल गया। मैं सोच ही रही थी कि कहाँ से लड़की का अरेंजमेंट करूं कि सामने काम वाली आ जाती है और साथ होती है उसकी करीब 14 या 15 साल की बेटी। ये कौन है कमला? मेरी बेटी है मेम साहब, कल ही आई है गांव से। क्या है ना मेम साहब, आजकल समय खराब चल रहा है, तो इसको अब मैं अकेला नहीं छोड़ती। यहाँ साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा ना। मुझे तो उसकी बेटी को देखकर लगता है जैसे मनमानी मुराद खुद सामने आकर खड़ी हो गई हो। मैं लड़की को घूर रही थी, मैं देखे जा रही थी। मुझे लग रहा था मानो वो लड़की नहीं, कैश की गड्डी हो। अरे हाँ, इसे भी काम पर लगाओ, इतना बड़ा शहर है, कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या? अरे मैडम, हम लोगों के ऐसे कोई खर्चे नहीं होते, हम जो कमा रहे हैं वो इसी के लिए तो है। अरे फिर भी, मेरी एक सहेली है, उसका ब्यूटी पार्लर है, मैं इसे कल ले जाऊंगी, वो पार्लर का काम भी सिखा देगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। फिर मैंने धीरे से उससे पूछा, चलोगी मेरे साथ? कार में लेकर चलूंगी। लड़की हामी भर देती है। फिर क्या था, अगले दिन सीधे मैं उसे लेकर क्लाइंट के पास पहुंच जाती हूँ। काम होने के बाद मैं उसे लेकर घर आ जाती हूँ। रास्ते में उसे लालच और डर से चुप करा दिया। मेरा पहला काम आराम से हो भी गया और पैसे भी मेरे अकाउंट में आ गए। बस फिर क्या था, मेरा हौसला खुल गया। मेरा टारगेट गरीब और डरी सहमी लड़कियां होने लगी। मैं भी काम के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन काम इस बार ऐसा था जो शायद कोई इंसान जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती ना मानता। लेकिन मेरी आंखों के सामने तो लोभ का शीशा चमक रहा था। मैं अब कॉलोनी में खेलने वाली छोटी बच्चियों पर नजर रखने लगी और एक दिन मौका देखकर मैंने बहला फुसलाकर एक बच्ची को किडनैप कर लिया। मैं सीधा उसे लेकर वहां पहुंची, लेकिन इससे पहले मैं बच्ची को बॉस के हवाले करती,
मेरे पीछे से आवाज आती है। मैं? गोली? पुलिस? ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रही हूँ। पापा तो प्रोफेसर थे मेरे, माँ गृहिणी, पति का इतना सारा प्यार और रिश्तेदार। मैं पलटकर लड़की को छोड़ देती हूँ। सामने उसकी रोती बिलखती माँ खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को इतनी कड़ी सजा दिलाना कि ये कभी किसी की जिंदगी खराब करने की सोच भी ना सके। उसके बाद वो सब कुछ बुरा हुआ जो मेरे जैसी औरतों के साथ हो सकता था। अब मैं जेल में हूँ। करण ने तलाक दे दिया, घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया और 20 साल की सजा। अनुराग और नीरजा पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। कॉलेज में पहले कैजुअल फ्रेंड थे, फिर बेस्ट फ्रेंड हुए, फिर लव स्टार्ट हो गया। एक वक्त ऐसा आया जब अनुराग बात को शादी तक ले आया, लेकिन नीरजा मानने को रेडी ही नहीं थी। नहीं अनुराग, पापा नहीं मानेंगे। पापा को तो कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला ही चाहिए। यूपीएससी दी है मैंने, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। शादी की बात तो बढ़ाओ। यूपीएससी का रिजल्ट ही आ जाता है और अनुराग पास हो जाता है। अब नीरजा के पास ना कहने की कोई वजह नहीं होती। अनुराग फाइनली नीरजा का हाथ मांगता है। सब सही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों की परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। पर शादी के 2 दिन पहले ये शादी नहीं हो सकती। क्यों पापा, क्या हो गया? ये देख, मैंने शर्मा जी को बोला था लड़की के बारे में पूछने के लिए, उन्होंने ये भेजा है। अनुराग के पिताजी अनुराग को एक एमएमएस दिखाते हैं जिसमें नीरजा किसी दूसरे लड़के के साथ है। अनुराग वहीं होश गंवाकर सोफे पर बैठ जाता है। वो शर्म से फोन बंद करके रख देता है, पर उसके पापा बहुत गुस्से में हैं। तुमने तो कहा था तुम एक दूसरे को 7 साल से पसंद करते हो, तो फिर ये क्या है? ये लड़का तू तो नहीं है? अनुराग कुछ भी बोल नहीं पाया। उसे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, मैं अभी समधी जी को फोन लगाकर बता देता हूँ कि हम ये शादी नहीं कर रहे। पर अनुराग उसके पापा से फोन ले लेता है। नहीं पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, और हालांकि ये मान पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करती है। प्यार तुझसे करती है और वीडियो किसी और के साथ निकाल रही है। लोग हंसेंगे बेटा, और अब तो शादी हो या ना हो फिर भी हंसेंगे। जब हर कंडीशन पर लोग हंसेंगे तो फिर टेंशन किस बात की? शादी मेरी है, फैसला भी मैं ही लूंगा कि आगे क्या करना है। अनुराग के कहने पर अनुराग के पापा गजानन जी भी चुप हो जाते हैं। हालांकि अनुराग के प्यार ने उसे शादी तोड़ने से तो रोक लिया था, पर वो खुद भी जानता था कि नीरजा को अपनाना इतना आसान नहीं होगा। शादी हो चुकी थी और अब वो दोनों अपनी सुहागरात मनाने बिस्तर के 2 कोने पर बैठे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना तो मैं भी चाहती हूँ तुम्हें कुछ, बस समझ नहीं आया कि कैसे कहूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ रहती हो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा वायरल एमएमएस मुझ तक भी आया था, पर मैंने तुमसे कभी उस बारे में बात नहीं की। नीरजा ये बात सुनते ही रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे इस बात की शर्म नहीं है कि मेरी बीवी का एमएमएस वायरल हो गया है, वो भी किसी और के साथ। बस मुझे इस बात का दुख है कि तुमने चीटिंग की। तुमको जब पता चल गया था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमको पता भी है कि कितना गिल्ट में रहूंगी मैं। ये सब तो करने के पहले ही सोचने की बातें थी नीरजा। मुझे माफ कर पाओगे? अभी तो नहीं, पर वक्त के साथ शायद जरूर कर पाऊं। नीरजा खुद को संभाल नहीं पाती और अनुराग के कंधे पर सर रखकर जोर से रोने लगती है। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। और कुछ तो नहीं है ना जो मुझसे छुपा रही हो तुम? इस बार नीरजा एकदम रोना बंद कर देती है और कुछ देर तक अनुराग से नजरें नहीं मिला पाती। बोलो, कुछ और तो नहीं है जो छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा उसी का है जिसके साथ एमएमएस रिलीज हुआ था। मुझे लगा था आज सुहागरात के बाद तुमको पता नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। नीरजा इतना कहकर जोर से रोने लगती है। अनुराग उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। क्या नीरजा वाकई उससे प्यार करती है? इस बच्चे का क्या करना है? क्या उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी? और कितने राज हैं जो नीरजा ने छुपा रखे थे? अनुराग हिम्मत करके पूछता है। मुझे एक बात बताओ नीरजा, हमारे बीच जो भी हुआ, क्या वो सब झूठ था? तुमने उस लड़के से शादी क्यों नहीं की? नहीं अनुराग, सब कुछ सच था।
तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो लड़का एक गलती थी मेरी जिंदगी की। अब मुझे लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, या शायद चाहता ही नहीं कि तुमको जानूं। अनुराग, तुम अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और मुझे समय ही नहीं दे पाते थे। मुझे बहुत अकेला लगता था। इसी बीच मैं आकाश से मिली और वो सब। आई एम सॉरी अनुराग। मैं तैयारी किसके लिए कर रहा था नीरजा? मुझे तो कभी यूपीएससी नहीं करना था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं दिन रात मेहनत करता रहा ताकि हम साथ में रह पाएं। आई एम सॉरी अनुराग। तुम बोलो क्या करें? तुम्हें अगर डिवोर्स चाहिए तो। अभी हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, पर बच्चे के बारे में दोनों ही नहीं सोच रहे। मैं वादा नहीं कर सकता कि कभी तुम्हें माफ कर पाऊंगा, कि कभी हमारा रिश्ता नॉर्मल हो पाएगा, पर मैं वादा करता हूं कि इस बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसका बाप कोई और है। नीरजा को भरोसा ही नहीं होता कि अनुराग इस तरह से इस सदमे को भी झेल लेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जरूर, पर तुम्हारे नजदीक नहीं रह पाऊंगा। मैं अलग कमरे में सोऊंगा। ऐसा मत कहो प्लीज। बच्चे का ध्यान रखो। अनुराग तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चला जाता है। 2 दिन बाद ही अनुराग उसके पिता के पास जाकर कहता है, पापा, मिठाई मंगवा लो, आप दादाजी बनने वाले हो। मोहल्ले भर में मिठाई बंटती है। अनुराग के पापा को लगता है उनके खानदान का चिराग आने वाला है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि इस चिराग की लौ किसी और ने लगाई थी। नीरजा, लो बहू, तुम भी मिठाई खाओ। नीरजा मिठाई ले लेती है और अनुराग की तरफ देखती है। अनुराग की आंखों में एक खालीपन है। पहले जो प्यार हुआ करता था उसका नामो निशान तक नहीं है। नीरजा को मिठाई भी कड़वी लगने लगती है। अनुराग के पापा वहां से चले जाते हैं। तभी अनुराग पूछता है, बच्चे का नाम मेरी पसंद से रखोगी, अपनी पसंद से रखोगी, या उस लड़के से पूछोगी जिसका ये बच्चा है? तुमने मुझे माफ करके कितनी बड़ी सजा दे दी है अनुराग। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हो एक दूसरे से, पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि दोनों को एहसास है कि अब बात इस तरह बिगड़ी है कि कहने से तो नहीं सुलझ सकती। नई नवेली दुल्हन की तरह अनु सजने में व्यस्त थी। अभी उसने बिंदी लगाई, फिर चुड़िया पहन रही थी कि तभी, अरे बेटा देखना, ये नालायक काम वाली आज आई ही नहीं है। इतने सारे बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं, घर भी कितना गंदा पड़ा है। घर को आज सफाई की बहुत जरूरत है। शादी में जितने मेहमान आए थे उनके जाने के बाद सफाई तो करनी ही होगी, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तू तो जानती ही है मुझे सफाई कितनी पसंद है। बेटा, जो अभी शादी की अगली सुबह अपने कमरे से निकला ही था, अभी भी वो दूल्हे की तरह चमक रहा था। वो माँ की बात सुनकर परेशान दिखने लगता है। ओहो माँ, इतना परेशान मत हो आप, मैं जाकर बुला लाता हूँ काम वाली को उसके घर से। मेरे कहने पर वो आ जाएगी और घर का सारा काम भी कर देगी। अरे तू नहीं जानता उसे, वो नालायक अब 2 दिन नहीं आने वाली है। सुबह सुबह उसका आदमी खबर दे गया कि बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए महारानी नहीं आ पाएगी। पर माँ, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। हाँ बेटा, इन लोगों का क्या कहना, ठीक काम के समय गायब हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि काम थोड़ा बढ़ गया है, वो अपनी असली औकात दिखाने लगते हैं। अभी शादी में कितने पैसे दिए हमने, फिर भी देखो मौके पर साथ नहीं देते। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। और बताओ झाड़ू कहाँ है? मैं कर देता हूँ सफाई, तुम बस आराम करो। सुनिए जी, आप मुझे बता दीजिए कि बर्तन कहाँ धोना है, झाड़ू कहाँ रहता है, और पोछे की बाल्टी भी। मैं कर देती हूँ ना सफाई। बड़े उदास मन से वो अनु के हाथों की मेहंदी देखता है। उसकी माँ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है अनु, अब तुम कल ही तो आई हो, तुम आराम करो, मैं कर देता हूँ काम। नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैं कर दूंगी। उधर से अनु की सास ने अपना गला साफ किया जिसका साफ मतलब था कि वो चाहती थी कि अनु ही घर का काम करे। आप मुझे बताइए ना, कहाँ रखे हैं बर्तन? मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ यहाँ। देखो, रसोई घर में ही सब कुछ है, जाओ उधर, वहाँ बर्तन, झाड़ू, पोछा सब मिल जाएगा। अनु बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई घर की तरफ जाने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, अरे बहू सुनो, उधर आंगन की तरफ रहने देना, उधर की सफाई मैं कर दूंगी। माँ, वो कर देगी ना सफाई, अब तुम उसे मना क्यों कर रही हो? अरे मेरे लाडले बेटे, तुझे कुछ समझ में नहीं आता।
उधर से पड़ोसी देख लेंगे तो कहेंगे नई नवेली बहू से हम काम करवा रहे हैं। तू जा आराम कर, थोड़ी देर में नाश्ता भी बन जाएगा। बहू, सफाई के साथ साथ नाश्ते का भी देख लेना। हाँ बेटा, हमें टाइम पर खाने की आदत है। राकेश वहां से बहुत भारी मन से चला गया। वो चाहकर भी अपनी माँ और बीवी के बीच कुछ नहीं बोल पाया। इधर अनु बर्तन धो रही थी और आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। बर्तन धोते धोते वो अपने हाथ में लगी मेहंदी को देखने लगती है और अपने मायके की याद में खो जाती है। दीदी, आप जब ससुराल जाओगी तो आपको सब लोग बहुत प्यार करेंगे। उनके घर में कोई बेटी तो है नहीं, इसलिए सब आपको ही अपनी बेटी मानेंगे। नहीं तो क्या, हमारी अनु है ही लाखों में एक, सब इसको राजकुमारी बना कर रखेंगे। ओहो, आप लोग फिर से मुझे तंग करने लगे। वैसे चाची, ये सब कहने की बातें हैं, कोई आजकल महारानी बनाकर नहीं रखता। पता चला मेरी सास को मुझसे पहले दिन से ही दिक्कत होने लगी। दीदी, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। जिसके घर बेटियां नहीं होती ना, वो अपनी बहू को आँख का सितारा बना कर रखते हैं। देखते देखते तुम यहाँ से चली जाओगी और हमें भूल भी जाओगी। तुम लोग बहुत गंदे हो। आखिर मुझे रुला कर ही मारा ना तुम दोनों ने। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तभी कुकर की सीटी बजती है। अनु का ध्यान टूटता है। तब तक वो सारे बर्तन धो चुकी थी और अब वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे बेटा, तेरी बीवी को तो बहुत धीरे काम करने की आदत है। मायके वालों ने काम करना नहीं सिखाया है क्या? सारा दिन बर्तन ही धुलेगी तो खाना कब मिलेगा? माँ जी, खाना बन चुका है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बर्तन थोड़े ज्यादा थे इसलिए समय लग गया। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक दिन काम किया नहीं कि जवाब तड़के से देने लगे हैं। माँ, तुम भी शुरू हो गई। आज उसका पहला दिन है, थोड़ा समय तो दो। जब यहाँ का माहौल समझ जाएगी तब जल्दी जल्दी काम करेगी। अनु 2 प्लेट में नाश्ता निकाल कर लाती है और एक किनारे खड़ी हो जाती है। अरे वाह अनु, तुमने तो बड़ी स्वादिष्ट पूरियां बनाई है। अब तो बीवी के हाथ की पूरियां अच्छी लगेंगी, हैं? मैं जो पिछले 28 साल से तुझे पूरियां बना बना कर खिला रही थी, एक दिन भी कहा तूने कि मेरे हाथ की पूरियां अच्छी लगी हैं? कल की आई लड़की के खाने की तारीफ करने लगा तू। देख लेना, अगर ऐसे तरीके से माथे पर चढ़ा कर रखेगा ना तो एक दिन तुझसे ही बर्तन धुलवाएगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नालायक है। माँ, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। देख रहा हूँ सुबह से बोलती ही जा रही हो, बोलती जा रही हो। तुम्हारी बहू आई है इस घर में, तुमने सोचा है कि उसने कुछ खाया या नहीं? नई बहू ने आते ही बर्तन धो दिए, घर साफ कर दिया, पर उसे पानी तक नहीं पूछा तुमने। राकेश, खबरदार जो मेरे से ऊंची आवाज में बात की तो। इस लड़की के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है ताकि ये मायके जाकर हमारी बदनामी करे। वारे दुल्हन, तुझे आए 24 घंटे नहीं हो रहे और माँ बेटे के बीच में आग लगा दी तूने। तेरे जैसी लड़कियां ही घर तोड़ने में तेज होती हैं। माँ जी, आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप खाना खाकर आराम करिए। शादी का घर था, सबको थकान हो गई होगी और आपके लिए आराम करना जरूरी भी है। इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से तूने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। मैंने सोचा था अच्छी लड़की लेकर आऊंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, पर यहाँ तो मैं नागिन लेकर आ गई। माँ, तुमने तो अब हद ही कर दी। खा लो अपनी पूरियां। मेरा पेट तो तुमने अपनी बातों से ही भर दिया है। अनु आंखों में आंसू लिए देखती रह गई। राकेश वहां से चला गया और सास ने भी खाना छोड़ दिया। माँ जी, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। जब ये बाहर से आएंगी तब मैं इन्हें खिला दूंगी। हाँ बहू रानी, तुम ही तो इतने दिन से इस घर का ख्याल रख रही थी ना। आज मैं खराब बन गई और तुम महान बन गई। नहीं खाना मुझे खाना, मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सास वहां से बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सोचा था बेटी लेकर आऊंगी और यहाँ तो चुड़ैल आकर बैठ गई।
हाय राम, क्या होगा मेरे बेटे का? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। माँ जी जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। बस आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको सही ना लगे तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? कल की आई लड़की मुझे सिखाएगी। तभी राकेश बाहर से आता है। कम से कम वो जो कहना चाह रही है सुन तो लो माँ, फिर तुम्हारी जो मर्जी। ठीक है, बोल क्या बोलना है। माँ जी, शादी के पहले जब आप मुझे देखने आई थी, आपके अच्छे स्वभाव को देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। मैं पहले आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, बाद में इनकी पत्नी। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। नहीं नहीं माँ जी, आइए आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। आप जैसे जैसे सिखाएंगी वैसे ही मैं सारे काम करूँगी। बस आप मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखना। हाँ माँ, अब तो मान जाओ। तुम खुश रहोगी तो हम भी खुश रहेंगे। बहुत जोर की भूख लगी है मेरे बेटे को। अच्छा चला जा, मैं खिलाती हूँ तुझे। और बहू तुम भी अपना खाना लेकर आ जाओ, हम सब साथ खाएंगे। अनु रसोई घर जाती है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। क्या हालचाल है दीदी? ओ नहीं महारानी बहू, मुझे पता है अब तक तुम घोड़े बेचकर सो रही होगी। उफ, तुम्हारी किस्मत। हाँ हूँ ना मैं महारानी।